नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि हम गुप्त काल पढ़ रहे थे, गुप्त काल की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। इसके बाद घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम और उसका बेटा समुद्रगुप्त तक हमने पढ़ लिया था। अब हम आज गुप्त काल को आगे बढ़ा रहे हैं और उसके बाद का जो सम्राट था, समुद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त सेकेंड, चंद्रगुप्त सेकेंड सम्राट बनता है लगभग 375 में बनता है और 412 तक इनका कार्यकाल सबसे अधिक रहता है। इनका कार्यकाल सबसे अधिक रहता है। ये प्रथम वीर था, वीरोचित। ये प्रथम वीरोचित और शौर्यवान शासक था, क्योंकि इन्होंने ही तो इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, तो यहां से यहां तक इनका ही शासनकाल रहा है। ठीक है ना। तो इनका शासन, इनका जो शासन था वो 375 से लेकर के 412 तक रहा है। सबसे ये वीर पुरुष था। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इन्होंने वाकाटक नरेश, उनका नाम था रुद्रदेव। क्या नाम था? रुद्रदेव। वाकाटक उसमें बहुत शक्तिशाली राजा हुआ करते थे। रुद्रदेव को अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। रुद्रदेव से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया और पुत्री का नाम क्या था? प्रभावती। यानी ये प्रथम शासक था गुप्त वंश का, जिसने वैवाहिक संबंध इस प्रकार किए कि रुद्रदेव शक्तिशाली शासक था। रुद्रदेव से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। जब रुद्रदेव की मृत्यु हो गई तब उन्होंने वाकाटक पर अधिकार कर लिया। तो उसने वाकाटक पर अधिकार कर लिया तो उनकी सीमाएं वाकाटक तक पहुंच गई। इधर अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी, उधर हम देखते सौराष्ट्र, उधर देखते सिंध प्रांत तक गुप्त वंश का शासन हुआ था। इसके बाद उन्होंने बात करें, उन्होंने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया था। उज्जैन को अपनी राजधानी, और वो राजधानी भी कौन सी? सेकेंड राजधानी। प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध थी। प्रथम राजधानी कौन थी? मगध थी। और उज्जैन को भी सेकेंड राजधानी बनाया था। अब उज्जैन राजधानी से ये फायदा, उनकी दो राजधानी हो गई, मगध की तरफ, एक दक्षिण भारत में उज्जैन की तरफ। तो दो जगह से वो काम आसानी से कर सकते हैं। इनके अलावा भी इनके दरबार में कवि रहते थे। एक तो रहते थे अमर सिंह, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी अमरकोश। ठीक है ना। उसके बाद विष्णुदत्त शर्मा, विष्णुदत्त शर्मा बहुत फेमस पुस्तक है पंचतंत्र। इनकी पंचतंत्र विष्णुदत्त शर्मा की बहुत फेमस है। इन्होंने शकों को पराजित किया। जो पश्चिम एशिया से अरब सागर को पार करके शक आए थे, शकों को पराजित किया। तो सबसे पहले शकों को पराजित भी इन्होंने ही किया था। शकों को पराजित किया। किसने किया? शकों को भी पराजित चंद्रगुप्त सेकंड ने किया था। इनके शासन काल में फायान, फायान कौन था? चीनी यात्री भारत आया था। चीनी यात्री फायान भी चंद्रगुप्त सेकंड के समय भारत आया था। उनके अलावा जो कालिदास हैं,
वो कालिदास भी इनके दरबारी कवि थे, ठीक है ना। अब 412 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 412 में इनकी मृत्यु के बाद इनका पुत्र शासक बनता, वो होता है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त 412 में बनता है और 455 तक रहता है। 412 में बनता है और कब तक रहता है? 455 तक वो शासक बनता रहता है। इनके बारे में खास बात कि इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की, यानी इसके संस्थापक थे वो, है ना। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके समय हुई थी? कुमारगुप्त के समय हुई थी, ठीक है ना। और एक जो वेनसांग है, वैसे वेनसांग है वो आया है वो हर्षवर्धन के समय आया था। वेनसांग वो भी चीनी यात्री है। कब आया था? वेनसांग है वो हर्षवर्धन के समय आया था। उन्होंने भी इसको शुक्रादित्य कहा है। शुक्रादित्य या शक्रादित्य, शक्रादित्य की उपाधि इनको दी है। इन्होंने इसको शक्रादित्य माना है क्योंकि ये वेनसांग भी बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं, बौद्ध धर्म के जो मंदिर हैं, चैत्य विहार है, उनको देखने के लिए आए थे और बौद्ध धर्म की इन्होंने पूरी जानकारी प्राप्त की। कहते हैं 2 वर्ष वो नालंदा विश्वविद्यालय में रहा है। जितना साहित्य था बौद्ध धर्म का सब पढ़ा उन्होंने। तब वहां पढ़ा तो नालंदा विश्वविद्यालय के कुमारगुप्त की, इस वजह से इन्होंने कहा शक्रादित्य ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की है। अंत में कहते हैं कि इनके राज्य के अंत में पुष्यमित्र का विद्रोह हो गया था और धीरे धीरे है वो अपघटन शुरू हो गया था। किसका अपघटन? गुप्त वंश का अपघटन भी अंत में शुरू हो गया था। अब गुप्त वंश है वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर अग्रसर हो गया था। लेकिन उसके पुत्र इसका नाम था स्कंदगुप्त। इनका पुत्र था स्कंदगुप्त और स्कंदगुप्त का रहा है 456 से लगा 456 से लगा करके 467 तक। 456 से लगा 455 कह सकते हैं, ठीक है। 456 4 से 4 यहाँ से यहाँ तक इनका शासन काल है। और बनते ही प्रारंभिक समस्या इनकी ये थी कि शकों का आक्रमण हो रहा था। अब उधर से उन्होंने भी आक्रमण शुरू कर दिया। भयंकर समस्या आते ही इस प्रकार की समस्या, लेकिन इन्होंने उन्हों को हराया और जो अपने पिता की जो राज व्यवस्था थी उनको उन्होंने बनाए रखा। पिता ने जो सीमाएं निर्धारित की थी वो बंगाल की खाड़ी से, बंगाल से लगा करके अरब सागर तक वो इन्होंने बनाए रखा। इस प्रकार की कठिनाई होते हुए भी इन्होंने इसको जारी रखा। इन्होंने सोने के सिक्के सलाए जिन पर इन्होंने विक्रमादित्य नाम लिखा है। विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। एक तो वो चंद्रगुप्त फर्स्ट जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और एक ये स्कंदगुप्त जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इनके एक खास काम, इन्होंने उसमें सौराष्ट्र का जो गवर्नर था वो पर्णदत्त को घोषित किया। इन्होंने सौराष्ट्र का गवर्नर इसको बनाया, पर्णदत्त को बनाया। और पर्णदत्त ने उस समय जो चंद्रगुप्त
मौर्य ने सुदर्शन झील बनवाई थी ना, उस झील का इन्होंने पूर्णोद्धार कराया, पूर्णोद्धार करवाया। तो सुदर्शन झील का पूर्णोद्धार किसने करवाया? वो करवाया था गवर्नर पर्णदत्त ने। और किसके समय करवाया? स्कंदगुप्त के समय। स्कंदगुप्त के समय पर्णदत्त ने सुदर्शन झील का पूर्णोद्धार कराया था। कहते हैं भयंकर अकाल पड़ा था, उसमें इसने वापस इस झील की मरम्मत करवाई और इस झील की मरम्मत करवाई और वापस इसमें पानी भराया। इन्होंने अनेक प्रांतों में अपने शासक अपने प्रांत में बांटा, अपने राज्य का को अपने प्रांतों में बांटा। और प्रांत का अध्यक्ष होता तो वो होता प्रांतपति, राष्ट्र का राष्ट्रपति और प्रांत का प्रांतपति। तो प्रांतपति इससे ये स्पष्ट होता है कि अपने राज्य की जो जो प्रजा कल्याण के जो कार्य थे, प्रजा कल्याण के जो कार्य थे, इनको उन्होंने किया, यानी अंतिम से अंतिम व्यक्ति तक का सत्ता का लाभ मिले, यानी सत्ता का विकेंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण भी सबसे पहले स्कंदगुप्त के समय हुआ था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि गुप्त काल, जिसको भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है, भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल, ये कई बार प्रतियोगी परीक्षा में आया है कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल किस वंश को कहा जाता है, वो है गुप्त काल। लेकिन कई लोग मौर्य काल को टेक देते हैं, मौर्य काल नहीं है स्वर्ण काल, क्योंकि मौर्य काल में इतनी उन्नति नहीं हुई जितनी गुप्त काल में उन्नति हुई थी। गुप्त काल में अनेक मंदिर बने, चैत्य विहार बने, जो अजंता एलोरा की गुफाएं नंबर 16, 17, 19 ये गुप्त काल के समय बनी है। भूमरा का मंदिर, दशावतार का मंदिर, यानी कई प्रकार के मंदिर बने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इस प्रकार गुप्त काल भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल माना जाता है। तो इस प्रकार आज अपना ये गुप्त काल पूरा हो गया।